ओम। कल हमने न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय से द्वितीय आन्निक के आरंभिक 9 सूत्रों का पाठ किया था। अब 10वें सूत्र का पाठ करते हैं, जिसमें छल के विषय में बतलाया गया है। वचन विघातो अर्थक विकल्पोपपत्त्या छलम। वचन विघातः अन्य के कहे गए कथन की काट करना, अर्थ विकल्पोपपत्त्या अर्थ की विविध अथवा विरुद्ध कल्पना को उभार देने के द्वारा छलम छल माना जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और जिस प्रयोजन से कही गई, जिस अर्थ में कही गई, उसके विपरीत उसका अर्थ निकालना और निकाल करके उसकी कही हुई बात को काटना, ये छल कहलाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वाद विवाद की स्थिति में लोग दूसरे की कही हुई बात को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं, है ना। एक ही शब्द के ऐसे ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं कि जैसे किसी ने कहा पकड़ो मत, जाने दो। उसने पकड़ लिया, बोले अरे मैं तो कह के आया था पकड़ो मत जाने दो। बोले आपने तो कहा था पकड़ो मत जाने दो। अब बात क्या कही गई थी? पकड़ो मत जाने दो। 4 शब्द हैं, पकड़ो मत जाने दो। किस अर्थ में कहा गया? पकड़ो मत जाने दो। और सामने वाले ने उसका विरुद्ध अर्थ क्या निकाला? पकड़ो मत जाने दो। अब आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते। आपके ही कहे हुए शब्दों को उसने अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो ये छल कहलाता है। और ये छल जो है वो 3 प्रकार का है। तत्र त्रिविधम वाक् छलम, सामान्य छलम, उपचार छलम च। वह छल त्रिविधम 3 प्रकार का है: वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल। अब वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल ये किस प्रकार से है, वो हम एक एक करके देखेंगे। अविशेषाभिहिते अर्थे वक्तुरभिप्राया दर्शांतर कल्पना वाक् छलम। सामान्य रूप से कहे गए अर्थ कथन में वक्तु वक्ता के अभिप्राय से अन्य अर्थ की कल्पना वाक् छल कहलाता है। जो कहा गया है उससे कुछ अलग ही हम अपना मतलब निकालें, उस बात का उस अलग अर्थ की कल्पना करें, तो ये क्या कहलाता है? वाक् छल कहलाता है। यानी वाक में, वाणी में, शब्द में जो किया गया छल है वो वाक् छल है। उच्चारण में अनेक वाक्य व पद ऐसे होते हैं जिनके एकाधिक अर्थ रहते हैं। वे सभी अर्थ शक्ति बोध्य हैं, मुख्य हैं। उस पद या वाक्य को बोलकर वक्ता का तात्पर्य किसी एक विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करना होता है। सामान्य रूप से अर्थ का कथन होने पर भी विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति के कारण वहां विद्यमान रहते हैं। उन कारणों की उपस्थिति में वक्ता के अभिप्राय को समझ लेना कठिन नहीं होता और न उसमें किसी प्रकार के संदेह का अवकाश रहता है। फिर भी जानबूझकर केवल मात्र वक्ता के कथन को काटने की भावना से कथित पदों के अन्य अर्थ की कल्पना करके वक्ता के कथन को झुठलाया जाता है, तो वहां पर वाक् छल होता है। मतलब आपको बात समझ में आ रही है, आपने जान लिया है कि वक्ता ने किस अर्थ में उसको कहा है, लेकिन फिर भी आप उसको, उसके कथन को झुठलाने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए, उसके अर्थ को सीधा सीधा न समझते हुए जानबूझ करके जब उसको घुमाते हैं बात को, तो उसे वाक् छल कहा जाता है। जैसे किसी ने कहा यह बालक नव कंबल है। अब नव कंबल का मतलब क्या है कि नव कंबलो अस्य, इसका कंबल नया है। जो बालक है उसका कंबल कैसा है?
नया है। अब ये तो एक सामान्य बात है, इसको समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नव का अर्थ नौ भी है। अब कॉमन सेंस अगर कोई इस्तेमाल करे तो इस बात को समझने में कोई फेर नहीं है कि जब हम कंबल के साथ में नव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर इसका अर्थ नौ नहीं निकाला जाएगा, वहां पे इसका अर्थ नवीन निकाला, क्योंकि एक व्यक्ति कभी नौ कंबल ओढ़ के थोड़ी चलता है। तो अब जब नव कंबल कहा गया तो स्पष्ट रूप से कॉमन सेंस थोड़ा इस्तेमाल करके ये समझा जा सकता था कि ये कहा जा रहा है कि इस बालक का जो कंबल है वो नया है, लेकिन जानबूझ के उस बात को तोड़ने मरोड़ने के लिए क्या किया, अरे साहब आपने ही तो कहा था नौ कंबल है उसके पास, नव कंबल कहा था, नव माने नौ। तो इस प्रकार से जो वाणी के साथ में हेरफेर की जाती है उसे वाक्छल कहा जाता है। दूसरा सामान्य छल है। संभवतो अर्थास्यातित सामान्य योगात संभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभव होने वाले अर्थ का अत्यंत सामान्य के साथ संबंध जोड़ देने से असंभव अर्थ की कल्पना करके उस वाक्य में दोष उत्पन्न कर देना, यह सामान्य छल कहलाता है। एक वक्ता ने किसी अर्थ की कहीं पर संभावना व्यक्त की, उस संभावना को अत्यंत सामान्य आधार में ले जाकर जोड़ देने से जो एक असंभव अर्थ की कल्पना कर ली जाती है और उसके अनुसार वक्ता के द्वारा अभिव्यक्त संभावना को असत्य ठहराया जाता है, यह सामान्य छल की सीमा में आता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करते हुए कहा, अहो खलवसौ ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न। बड़े हर्ष की बात है, यह ब्राह्मण विद्या और आचरण दोनों से संपन्न है, युक्त है। अब विद्वान है और सदाचारी है, इस कथन पर वक्ता ने एक सामान्य बात कही, संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपत। ब्राह्मण में विद्या और आचरण की संपत्ति का होना संभव है। एक कुलीन ब्राह्मण में विद्या और सदाचार रूप संपत्ति की संभावना को अभिव्यक्त करते हुए वक्ता का तात्पर्य उस ब्राह्मण विशेष की प्रशंसा करने से है। ब्राह्मण में ऐसा होना सर्वार्थ संभव है। इस पर छलवादी, जो छल करने वाला है, वो क्या करेगा, इस संभावना को अति सामान्य के साथ अर्थात जन्म मात्र के समस्त ब्राह्मण समुदाय के साथ जोड़ देता है। जैसा आजकल आप देख रहे हैं राजनीति में यही चलता है। राजनीति में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी थोड़े दिन पहले एक गैंगस्टर जिसने 20, 25, 30 सालों से आतंक उत्तर प्रदेश में मचा करके रखा था, उसको पकड़ करके पुलिस ने मार दिया। क्या बुरा कर दिया? गैंगस्टर, उनकी आरती थोड़ी उतारी जाएगी, तो मारे ही जाएंगे। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों ने क्या नाटक शुरू किया, क्योंकि वो व्यक्ति कुल से, कर्म से, ज्ञान से, आचरण से किसी भी रूप में नहीं, केवल मात्र उसके नाम का एक छोटा सा टुकड़ा जो इस बात को कहता था कि ये ब्राह्मणों से संबंधित है, ऐसा बवाल मचाया, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अब एक बात बतलाइए, जो व्यभिचारी है, जो खूनी है, जो तस्कर है, जो किडनैपिंग करता है, जो लोगों से हफ्ता वसूली करता है, शराब आदि पीता है, मांस खाता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने योग्य है क्या? कौन सा ब्राह्मण कंसिडरेशन है उसके साथ? लेकिन होता क्या है कि इसी प्रकार से जो छलवादी लोग हैं वो सामान्य बात का गलत अर्थ निकाल करके उसको इधर उधर वक्ता की बात को गलत करने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहां पर क्या है कि जब ये कहा गया कि एक व्यक्ति विद्या और आचरण से युक्त है, ऐसा ब्राह्मण है, तो उसने क्या कर दिया कि उसको जोड़ दिया एक समुदाय विशेष के साथ में और कह दिया कि भाई ये कह रहे हैं कि विद्या और आचरण तो केवल ब्राह्मणों में ही हो सकते हैं। आप समझ गए बात?
कहा क्या गया, ये ब्राह्मण, इसकी संपत्ति विद्या और आचरण है। शब्द एक भी नहीं बदला, शब्द एक भी नहीं बदला वाक्य का। और क्या कह दिया, इन्होंने कहा है कि विद्या और आचरण इस ब्राह्मण की संपत्ति है। अब आप देखो, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं। एक व्यक्ति उस ब्राह्मण की विशेषता को बताने के लिए कह रहा है कि भाई ये तो इतना सदाचारी, इतना गुणवान, इतना विद्यावान है कि मानो सदाचार और विद्या ही इसकी संपत्ति है। उसी वाक्य को केवल 2 शब्द आगे पीछे करके क्या कह दिया कि अरे साहब, इन्होंने तो ये कहा कि विद्या और आचरण ब्राह्मणों की ही संपत्ति है। अब देखिए, पूरा का पूरा इसका मतलब घुमा करके अलग कर दिया। एक ही को उठाया और ही को विद्या और आचरण से उठा करके ब्राह्मण के साथ में लगा दिया। कहा गया था कि ये ऐसा ब्राह्मण है जिसकी विद्या और आचरण ही संपत्ति है। उस ही को वहां से पिक किया और ब्राह्मण के साथ लगा दिया और बोले साहब, इन्होंने ये कहा था कि विद्या और सदाचरण ब्राह्मण की ही संपत्ति। अब ही को उठा दिया केवल, सेंटेंस पूरा एज इट इज है। तो इसको क्या कहा जाता है, छल। किसी बात को जो विशेष अर्थ में कही गई है उसको उठा करके सामान्य कर देना और उसे असंभव बना देना, ऐसे छल को क्या कहते हैं, सामान्य छल कहते हैं। और तीसरा है उपचार छल। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ संभवात प्रतिषेध उपचार छलम। धर्म विकल्प निर्देशे, धर्म के विकल्प से शब्द का निर्देश होने पर अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध करना उपचार छलम, उपचार छल कहलाता है। शब्द का धर्म है अपने वस्तुभूत अर्थ का बोध कराना। शब्द से अर्थ का बोध कहीं अभिधा शक्ति के अनुसार होता है और कहीं लक्षणा शक्ति के अनुसार। आलंकारिक उक्तियों में कहीं व्यंजना शक्ति के अनुसार अर्थ का बोध होता है और शब्द के अर्थ बोध रूप धर्म की यह पद्धति विविध प्रकार की है। यह है धर्म विकल्प। अभिधा शक्ति से अर्थबोध कराने पर लक्षणा शक्ति के आधार से उस अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध तथा लक्षणा शक्ति से अर्थबोध कराने पर अभिधा शक्ति के आधार से उस अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध उपचार छल कहा जाता है। अब आप इसको समझिएगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द की शक्तियां होती हैं। अब कोई व्यक्ति घर से देर से चला, जाना था कार्य पर जल्दी, सपोज कीजिए चलना था उसको 9 बजे और पहुंचा वो बहुत लेट। 10 बजे पहुंचना था और 11 बजे पहुंचा। घर से 9 बजे निकलना था और 10 बजे निकला। तो वहां जो बैठा हुआ व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा में, वो क्या कहेगा, बड़ी जल्दी निकले थे आज तो, जो एकदम टाइम पे आ गए। अच्छा, लेट हुआ है ना, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, बड़ी जल्दी निकले थे जो एकदम टाइम पे आ गए। कई बार तो ज्यादा गुस्सा आ गया तो बोलता है आज तो टाइम से पहले ही चले आए। इतनी जल्दी क्यों आ गए। ये क्यों कहा जा रहा है, अब आया तो देर से है लेकिन कहा क्या जा रहा है। अब जो छल करने वाला व्यक्ति है यहां पर, ये बात कही गई व्यंजना में, व्यंग्य किया गया कि आपने अपने समय का ठीक ठीक पालन नहीं किया, आप देरी से आए हैं। व्यंजना में इस बात को कहा जा रहा है, व्यंग्य करते हुए कहा जा रहा है कि भाई आप लेट हैं। लेकिन वो व्यक्ति अगर छली हो तो वो इसका उपयोग कैसे करेगा, देखा हमेशा टाइम पे ही आता हूं मैं, बॉस ने भी आज बोला है टाइम पे आया मैं, बल्कि कभी कभी तो जल्दी भी आ जाता हूं। तो जो बात व्यंजना में कही गई है उसका प्रयोग छल पूर्वक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर लेना। मैं आपको एक और मजेदार घटना सुनाता हूँ, ये तो सत्य घटना। पिताजी हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल थे और उन्हीं के कॉलेज में एक और अध्यापक थे। अब आपको मालूम है कि आजकल तो सब जगह पॉलिटिक्स चलती है, तो अध्यापक लोग जो होते हैं, जहां पे 40-50 लोगों का स्टाफ है, वहां पर सामान्य सी बात है, कोई किसी राजनीतिक दल का फॉलोअर है, कोई किसी का, तो वो पॉलिटिक्स जो है वो वहां पर भी इनकलकेट कर जाती है, अंदर आ जाती है। तो इसी प्रकार से वहां पर भी 2 ग्रुप बन गए थे।
अब वो जो दूसरे ग्रुप में एक चौधरी बने घूमते थे, उनको बुखार बुखार आ गया और 3-4 दिन वो विद्यालय नहीं आ पाए। तो जब 3-4 दिन बाद वो विद्यालय आए तो पिताजी ने उनसे पूछा, हमने सुना दुश्मनों की तबीयत खराब थी। अब ये एक सामान्य शिष्टाचार की बात है कि कभी भी किसी को ये नहीं कहा जाता कि भाई आपकी तबीयत खराब थी, हमने ऐसा सुना। बड़े ही लहजे में, और खास तौर से जो उर्दू लहजा है उसमें ऐसे कहा जाता है कि हमने सुना दुश्मनों की तबीयत नासाज थी। इस तरीके से एक लहजे में बात कही जाती है। अब वो श्रीमान जी इतने बुद्धिमान, कहने को अध्यापक, लेकिन बाकी सारे अध्यापकों से जा जा करके उन्होंने पता क्या कहा, आज तो आचार्य जी हमें दुश्मन कह रहे थे। उन्होंने क्या पूछा कि हमने सुना दुश्मनों की तबीयत नासाज थी। तो ये एक शिष्टाचार वाला वाक्य था। कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो समझ भी रखता हो, वो क्या कहता है इसको कि बड़े तरीके से उन्होंने इस बात को पूछा। लेकिन वो आदमी इसका उपयोग कैसे कर रहा है, वो कह रहा है आज तो आचार्य जी ने हमको दुश्मन कह ही दिया, अब तो हम सामने खुले दुश्मन हो गए। उन्होंने हमसे कहा दुश्मनों की तबीयत, हमारी तो तबीयत खराब थी और किसकी तबीयत खराब थी, दुश्मनों की तबीयत। तो कहने का मतलब ये है कि छली व्यक्ति जो होता है वो आपकी कही हुई सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकालेगा, और आपके द्वारा जो व्यंजना में उल्टी बात कही जा रही है उसको अपने हिसाब से सीधा करके प्रयोग करेगा। तो ये जो छल है ये उपचार छल कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तीन जो हैं वो छल के प्रकार हैं। आगे कहा वाक छल में वो उपचार छलम तद विशेषात। वाक छल ही उपचार छल होता है उन दोनों में समानता होने से। तो जैसे वाक छल में था कि आपने कोई बात कही, उसका मैंने अलग मतलब निकाल लिया, वहां पर यह था कि सीधी बात कही गई, मैंने उसका उल्टा मतलब निकाला। यहां पर उपचार छल में कितना हो गया कि मैंने व्यंजना में कोई बात कही, घुमा करके कोई बात कही, आपने उसको एज इट इज शब्दों को पकड़ के, उसके अर्थ को न पकड़ के, उसकी भावना को न पकड़ के सीधा सीधा अपने मतलब में ले लिया। तो ये दोनों के दोनों जो है वो एक ही प्रकार है वास्तव में, लेकिन थोड़ा सा अंतर इनमें रहता है। आगे कहा न तदर्थांतर भावात, नहीं उन दोनों में भेद होने के कारण से। इन दोनों में किसी प्रकार का भेद यहां यूं नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहां पर केवल जो कही हुई बात है उस बात को ही तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। उपचार छल को वाक छल से भिन्न नहीं समझना चाहिए। कारण यह है कि वाक छल में अर्थांतर की कल्पना से कथित वाक्य का प्रतिषेध किया जाता है, और ऐसा ही उपचार छल में है, क्योंकि यहां भी गुणभूत प्रयोग में प्रधान की कल्पना करके उसका प्रतिषेध करता है। तो जैसे कहा मंचाह क्रोशंती, वाक्य में मंच पद का प्रधान अभिधा शक्ति बोध अर्थ स्थान, अभिधा शक्ति बोध्य अर्थ स्थान है, तथा गुणभूत लक्षणा शक्ति बोध्य अर्थ स्थानी उस स्थान में बैठने वाला व्यक्ति है। अब जैसे कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मंचों से आवाज आ रही है या मंच पुकार रहा है। अब मंच पुकार रहा, मंच के तो मुंह होता नहीं, मंच कैसे पुकारेगा। तो वहां मंच पुकार रहा है जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई बात कह रहे हैं, उनकी बात को मंच के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए कहा कि मंच के द्वारा कहा जा, मंच खुद नहीं कहता है, मंच कोई चेतन थोड़ी है जो कुछ कहेगा। कहने वाला जो वक्ता मंच पर बैठा हुआ है वो जब कुछ कहता है तो इस प्रकार से भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उपचार छल का समावेश वाक छल में संभव नहीं, क्योंकि उन दोनों में परस्पर भेद है। ये एक दूसरी बात कही। वाक छल में केवल अर्थांतर की कल्पना है, लक्षण सूत्र में अर्थांतर की कल्पना को वाकछल कहा गया है, परंतु उपचार छल के लक्षण में अर्थ सद्भाव के प्रतिषेध को उपचार छल बताया गया है। अर्थांतर की कल्पना और अर्थ सद्भाव के प्रतिषेध में स्वरूपता भेद है। तो जैसे पहले बतलाया कि थोड़ा ही अंतर होने के कारण इनमें बहुत समानता, क्योंकि दोनों में शब्दों के साथ ही खेल हो रहा है, लेकिन फिर अलग अलग क्यों कहा तो उसमें भेद भी बतला दिया कि स्लाइट डिफरेंस जो है वो क्या है, कि यहाँ पर उपचार भेद होने के कारण से इनमें
तो यहाँ जैसे वाक छल में केवल शब्द को ही सीधे सीधे उसका विरोध करना उद्देश्य था और बात को काटना उद्देश्य था, यहाँ पर जो शब्द की शक्तियों का प्रयोग किया गया है व्यंजना आदि के रूप में, उनका सीधा सीधा विरोध नहीं होगा, उनको सीधा सीधा वहां पे ग्रहण कर लिया। कही गई थी बात उल्टी करके, लेकिन उस उल्टी बात को सीधा ग्रहण कर लिया। तो वहां पर इस प्रकार से ये थोड़ा सा इसमें भेद रहता है। मुख्य रूप से आप छल समझ गए ना, कि कोई बात कही जा रही है उसका मतलब सीधा नहीं मानेंगे, हम तो विरोध करेंगे उसका, उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ निकालेंगे। इस प्रकार से ये छल का प्रयोग होता है। अविशेषे वा किंचित साधर्म्यादेक छल प्रसंग, भेद न मानने पर थोड़े से साधर्म्य से एक छल का मान लेना प्राप्त हो जाएगा। यहां पर शिष्य की संतुष्टि के लिए, क्योंकि शिष्य कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि इनको हम अगर एक ही मान रहे हैं और इनमें कोई भेद अधिक नहीं है, तो फिर क्यों इनको अलग अलग दो सूत्रों से यहाँ पर बताया गया? तो उसके लिए यहाँ पर बतलाया, भेद न मानने पर तो थोड़े से साधर्म्य से एक छल का मान लेना प्राप्त हो जाएगा। तो फिर जो थोड़ा सा जो भेद बतलाया गया है, उस भेद को करना फिर संभव नहीं होगा अगर एक ही को मान लेंगे। तो इसलिए जो थोड़ा सा भेद है इन दोनों के बीच में, उस कारण से इनको अलग अलग समझाया गया है। छल का विवरण प्रस्तुत करने के बाद अब जाति का विवरण आता है। साधर्म्य वैधर्माभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा वादी के उपस्थापित हेतु का प्रतिषेध करना जाति नामक पदार्थ है। वादी के द्वारा प्रयुक्त हेतु में जो प्रसंग बाधा रूप से प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम है जाति। प्रयुक्ते हेतु प्रसंगो जायते इति जाति। वह प्रसंग क्या है तो उसको बतलाया, साधर्म्य वैधर्माभ्याम प्रत्यवस्थानम, वादी ने अपने पक्ष को हेतु साध्य की व्याप्ति से संपन्न सौ उदाहरण स्थापित किया। प्रतिवादी जब उसका उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाता है तो पराजय से बचने और किसी न किसी प्रकार वादी को निरुत्तर करने के लिए एवं श्रोता समुदाय को प्रभावित करने की भावना से जाति का प्रयोग करता है। यदि वादी उससे दब जाता है तो जाति के प्रयोग का निराकरण नहीं कर पाता और प्रतिवादी का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, वह चर्चा में विजयी मान लिया जाता है। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए जाति का प्रयोग करने पर यदि वादी उस जाति का प्रयोग उद्घाटित कर देता है और यह ठीक बता देता है कि अमुक जाति का प्रयोग इस आधार पर है, तो प्रतिवादी पराजित मान लिया जाता है, क्योंकि चर्चा में जाति का प्रयोग करना अपनी दुर्बलता का द्योतक होता है जो पराजय का निमित्त है। सूत्रकार ने जाति प्रयोग के 24 भेद अथवा प्रकार बतलाए हैं, जिनका विवरण इसी शास्त्र में 5वें अध्याय में किया जाएगा। अभी नहीं, 5वें अध्याय में उसका विवरण आएगा। तो अब ये जाति को समझ लीजिए कि साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा वादी के उपस्थापित हेतु का प्रतिषेध करना। हमने एक बात कही, अब या तो उसी के समान दूसरी बात को स्थापित करके या फिर उसका साधर्म्य के द्वारा या वैधर्म्य के द्वारा विरोध करके, ऐसी स्थिति में जब हम कोई अलग ही दिशा में उस वार्तालाप को लेकर के चले जाते हैं जहां पर कि सामने वाले को हम निरुत्तर करने में समर्थ हो सकें, तो उसको जाति प्रयोग कहा जाता है। अच्छा, कोई एक चर्चा चल रही थी किसी विषय पर, आत्मा के विषय पर शास्त्रार्थ करने बैठे थे और आत्मा के विषय पर शास्त्रार्थ करते 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 जब हमें लगने लगा कि हमारा तर्क कमजोर पड़ रहा है, तो तुरंत हमने विषयांतर कर दिया और किसी और विषय को लेकर के चल पड़े। तो इसमें क्या होगा, अब सामने वाला व्यक्ति यदि तैयारी के साथ आया है और आपके द्वारा किए गए उस डाइवर्जन का उसके पास में उत्तर है, तब तो वो आपका उत्तर वहां पर भी दे देगा और बता देगा कि भाई आप अभी टॉपिक से हट रहे हैं, ये टॉपिक इससे संबद्ध नहीं है, या फिर इससे संबद्ध है तो किस रूप में संबद्ध है। लेकिन अगर वो नहीं जानता होगा तो बेचारा चुप हो जाएगा,
और चुप हो जाएगा तो शास्त्रार्थों में अक्सर ये हो जाता है कि बस वो सामने वाला चुप हुआ, इन्होंने हल्ला काट दिया कि हाँ हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तो ऐसा प्रयोग जो किया जाता है, ये छल का, वितंडा का, जल्प का, इन सब का जो प्रयोग है वो छल के लिए किया जाता है, विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वहां पर सत्य की सिद्धि या प्रामाणिकता उद्देश्य नहीं रह जाता, वहां पर केवल मात्र विजय प्राप्त करना उद्देश्य रह जाता है। और इसलिए व्यक्ति जो है उस बात को प्रकरण से हटा करके किसी और विषय पर ले जाके और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए या उसको हराने के लिए, पराजित करने के लिए इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर वादी उदाहरण के साधर्म से साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु के साथ अपने पक्ष की स्थापना करता है, तो प्रतिवादी उदाहरण के वैधर्म से साध्याभाव को सिद्ध करने वाले हेतु के द्वारा वादी के कथन में दोष प्रकट करता है। जैसे आप सामान्य एक मुकदमे को समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं आई विटनेस हूं, मैंने अपनी आंखों से इस व्यक्ति को वहां पर अमुक व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हुए देखा। तो सामने वाला वकील फिर क्या कहता है? बोले साहब ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले ये तो उस समय वहां पर था ही नहीं, ये तो दूसरे शहर में एमएलए साहब की पार्टी में था, और देखो एमएलए साहब आए हैं खुद बयान देने के लिए, एमएलए साहब भी वहां पर बयान दे देते हैं कि हाँ हाँ ये तो मेरे साथ ही था पूरा दिन, ये तो वहां था ही नहीं। तो अब इसने क्या किया कि एक व्यक्ति ने जो उदाहरण दिया कि भाई मैं खुद वहां मौजूद था या मेरा ये गवाह वहां पर मौजूद था, और इसने अपनी आंखों से देखा इस व्यक्ति को झगड़ा करते हुए या मर्डर करते हुए, तो उसने भी क्या किया, तुरंत दूसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया और उसके द्वारा वहां पर गवाही दिलवाई। तो इसकी गवाही कट गई। अब गवाही दोनों दे रहे हैं, इसने कहा मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, सामने वाला कह रहा है मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो बात खत्म हो गई। अब वो बात निर्णीत नहीं हो पाएगी। अब या तो इस व्यक्ति के पास में कोई ऐसा और एविडेंस हो कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो या और कोई चीज हो जिससे ये अपने पक्ष को स्थापित कर सके, तब तो ठीक। लेकिन अगर केवल मात्र दोनों का कहना ही मात्र उसके पास में एविडेंस है, तो फिर वहां पर वो बात निर्णीत नहीं रहेगी, वहां पर पराजय हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जब इस प्रकार उपस्थित किए जाते हैं, उदाहरण के बदले में उल्टा उदाहरण उपस्थित कर दिया जाता है या प्रतिरोध करने वाला उदाहरण उपस्थित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। यद्यपि समस्त जातियों के लक्षण और उदाहरणों का विवरण पंचमाध्याय के प्रथम आन्निक में विस्तार पूर्वक दिया गया है, फिर भी दिग्दर्शन मात्र के लिए यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि वादी ने अपने पक्ष की स्थापना की, अनित्य शब्द कृतकत्वात् घटवत, शब्द अनित्य है किया हुआ होने से घट के समान, जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, जैसे घट शब्द भी कृतक है इसलिए अनित्य है। वादी ने यह उदाहरण साधर्म से अर्थात साधर्म व्याप्तिक हेतु के साथ में अपने पक्ष की स्थापना की। जातिवादी ने देखा कि यह बात ठीक कही गई है, इसका सदुत्तर देना सरल नहीं है, पर भरी सभा में चर्चा के अवसर पर झेपना भी ठीक नहीं। उसने तत्काल जाति का प्रयोग किया। यदि वादी इसकी लपेट में आ गया तो जीत गए, अन्यथा पराजय तो दोनों ओर है, दाव लगाकर देख लेना ठीक। वह बोला, वादी ने कहा कृतक होने से शब्द अनित्य है घट के समान। हम देखते हैं घट मूर्त पदार्थ है, इसका तात्पर्य हुआ जो मूर्त होता है वह अनित्य होता है, परंतु जो मूर्त नहीं होता वह अनित्य भी नहीं होता, जैसे आकाश। आकाश मूर्त नहीं है और अनित्य भी नहीं है, शब्द भी मूर्त नहीं है, तब वह घट के समान अनित्य कैसे हो सकता है? अब यहां बात को घुमा दिया। हम जब चर्चा कर रहे हैं क्या कह रहे हैं? शब्द है अनित्य। उदाहरण क्या दिया हमने? कल भी जब हेतु पढ़े थे अवयवों के समय में, तो वहां पर क्या हेतु दिया गया था कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने के कारण से, क्योंकि वो उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने वाले पदार्थ अनित्य होते हैं, इसलिए शब्द भी अनित्य है। और जैसे घड़ा आदि उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं, शब्द भी उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है। तो वहां पर अब ये बात ठीक है, अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, तो इसे काटने के बजाय उन्होंने क्या किया? दूसरा हेतु प्रस्तुत कर दिया और क्या कह दिया कि नहीं, घड़ा
मूर्त द्रव्य है और मूर्त द्रव्य होने के कारण से वो निर्मित होकर के नष्ट हो जाता है। लेकिन जो अमूर्त द्रव्य है जैसे आकाश, आकाश नष्ट नहीं होता, तो इसी प्रकार से जो शब्द है वो भी अमूर्त द्रव्य है, वो नष्ट कैसे हो सकता है। तो यहां पर अब बात को, अब दूसरा अगर सामने वाला इस बात को काट पाया तो ठीक, नहीं काट पाया तो जीत गए। तो इस प्रकार के जो प्रयोग किए जाते हैं वो जाति कहलाता है। इसके बाद में अंतिम है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या है? विप्रतिपत्ति प्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। अभिमत से विपरीत अथवा अवांछनीय कथन कर देना, अज्ञानता के कारण से चुप रह जाना निग्रह स्थान कहलाता है। कहीं पर भी किसी भी केस में, मुकदमे में या वाद विवाद में जो हार जीत होती है वो दो कारणों से होती है। एक तो आप सामने वाले के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, आपसे जो प्रश्न किया गया उस प्रश्न का आपके पास में किसी भी कारण से अगर उत्तर नहीं था, आप चुप रह गए, तो आपको पराजित मान लिया जाएगा, पहली बात। दूसरा कि जो कहना चाहिए था वो कहने की बजाय कुछ गड़बड़ कह दिया। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मुकदमा चल रहा था, एक वकील एक व्यक्ति को कातिल साबित कर रहा था और दूसरा वकील उसको बचा रहा था, जो कि उसका बेटा ही था अपना। अब एक वकील ने उसको साबित करने के लिए कि उसने कत्ल किया है, एक चाकू लिया क्योंकि चाकू से कत्ल किया गया था, और एक कोट लिया क्योंकि उस दिन वो कोट पहने हुए था, और वो कोट और चाकू ले जा करके जज के सामने उपस्थित कर दिया कि साहब ये उसका कोट है जो मुझे मिल गया है और ये चाकू है जिस पर मुजरिम की उंगलियों के निशान हैं। अब ये दोनों चीजें मिल गई हैं, इसलिए इसको आप सजा दे दीजिए। तो वो जो उसका पिता था वकील, वो क्या कहता है? ये सरासर झूठ है, ये वो चाकू हो ही नहीं सकता और ये वो कोट भी नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन तो इसने सफेद रंग का कोट पहने था, ये तो काले रंग का कोट है। अब अभी तक जो मुकदमा चल रहा था उसमें कहता आ रहा था कि उस दिन ये था ही नहीं, यहां उपस्थित ही नहीं था। और जोश जोश में जब मुकदमा बहुत एग्रेसिव मोड में आ गया तो वहां पर जल्दबाजी में, व्याकुलतावश वो कह गया कि उस दिन तो इसने सफेद रंग का कोट पहना था। अब ये नहीं कहना था लेकिन कह गया। अब कह गया तो वहां पर जुर्म साबित हो गया कि आपने अभी तो कहा था कि ये था ही नहीं यहाँ पे, अभी आप कह रहे थे कि कोट पहनने का सवाल ही नहीं है, यहाँ पे उपस्थित ही नहीं था, और अब आप कह रहे हो कि इसने सफेद रंग का कोट पहने हुआ था, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो इन दो स्थितियों में पराजय हो जाती है कि या तो अभिमत से विपरीत कुछ कह दिया, जो चाहिए था, जो वांछनीय था, जो कहना चाहिए था वो कहने की बजाय हमने कुछ गलत कह दिया, और या फिर जो हमें कहना चाहिए था वो हमें पता ही नहीं था और हम इसके कारण से चुप रह गए, हमारे पास जवाब ही नहीं बना। तो इन दो स्थितियों में जो पराजय हो जाती है, उस पराजय का स्थान क्या कहलाता है? निग्रह स्थान कहलाता है कि भाई अब इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता, अब ये निर्णय इस पक्ष में ही जाएगा क्योंकि दूसरा पक्ष अब बोलने में समर्थ नहीं है, उत्तर देने में समर्थ नहीं है। अब वहां पर चर्चा के अवसर पर घबराहट के कारण अथवा वादी के कथन का उपयुक्त उत्तर न दे सकने की असमर्थता के कारण अपने अभिमत के विरुद्ध कह जाना अथवा ऐसी बात कह देना जिसका कहना सभा स्थल एवं चर्चा के प्रसंगों में निंदनीय हो या अवांछनीय हो, ऐसी स्थिति को निग्रह स्थान अर्थात पराजय का स्थान माना जाता है। यह विप्रतिपत्ति का विवरण है। इसी प्रकार अप्रतिपत्ति पराजय का स्थान होता है। इस पद का अर्थ है अज्ञान। वादी ने जो अपने पक्ष की स्थापना की है अथवा प्रतिवादी के कथन का जो प्रतिषेध किया है, अपनी अज्ञानता के कारण उन दोनों में से न तो प्रतिवादी वादी के स्थापित पक्ष का प्रतिषेध करता है और न वादी के द्वारा अपने प्रतिषिद्ध पक्ष का उद्धार करता है। ऐसे में सकते में आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। यह अप्रतिपत्ति मूलक निग्रह स्थान है। तो एक स्थान तो वो जहां पे आपने गलत बात कह दी, दूसरा स्थान वो जहां पर आप बोल ही नहीं पाए, चुप रह गए। ये दोनों ही स्थान पराजय के स्थान होते हैं। अब यहाँ शिष्य फिर जिज्ञासा करता है
क्या दृष्टांत के समान जाति और निग्रह स्थान के भी भेद होते हैं अथवा नहीं होते, अथवा सिद्धांत के समान जाति और निग्रह स्थान के भी भेद संभव है? तो वहां पर सूत्रकार कहते हैं तद विकल्पा जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, उनके विविध प्रकार के आधार पर जाति और निग्रह स्थान के अनेक भेद होते हैं। तो जाति के तो ये बतलाए थे 24 भेद हैं जो आगे पढ़ाए जाएंगे, निग्रह स्थान के भी अनेक भेद होते हैं। सर्वनाम पद 18वें सूत्र के साधर्म्य और वैधर्म्य पद तथा 19वें सूत्र के विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति पदों का परामर्श करता है। यहां पर जो तद विकल्प कहा, उसके विकल्प, किसके विकल्प? जाति और निग्रह स्थान जो 18वें और 19वें सूत्र में बतलाए गए, उन दोनों के ही अनेक विकल्प होने के कारण से वो कैसे हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। आगे साधर्म्य तथा वैधर्म्य के विकल्प से जाति के 24 भेदों का तथा विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति के विकल्प से 22 निग्रह स्थानों का विवरण 5वें अध्याय में बतलाया जाएगा। अब प्रमाण आदि 16 पदार्थों का नाम निर्देश पूर्वक प्रथम सूत्र में उल्लेख किया गया था। यथाक्रम यहाँ पर हमने सभी के लक्षण और भेदों का पाठ कर लिया है, तो फिर से एक बार इनको हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा इस शास्त्र का पहला सूत्र था, जिसमें इन 16 वस्तुओं की चर्चा की गई या इन 16 साधनों की चर्चा की गई, जिनके द्वारा किसी भी सत्यासत्य का निर्णय किया जा सकता है, उन 16 चीजों का हमने अब तक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रमाण वो है जिसके द्वारा जाना जाता है, प्रमेय वो है जिसको जाना जाता है, संशय जान लेने से पहले जो द्विकोटिक ज्ञान हमारे मन में होता है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको संशय कहते हैं। प्रयोजन, किसी चीज को क्यों जानना है, उस जानने के लिए जो लक्ष्य है उसको प्रयोजन कहा जाता है। फिर दृष्टांत, दृष्टांत किसी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए लोक में प्रसिद्ध किसी घटना का या सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित किसी घटना का जब कोई उदाहरण दिया जाता है तो उसको दृष्टांत कहा जाता है। उन दृष्टांतों के माध्यम से और प्रयोजन आदि के द्वारा संशय के निवारण पूर्वक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध जब कोई वस्तु हो जाती है तो उस सिद्ध हुई अवस्था को सिद्धांत कहा जाता है, जिसके बाद में उसके लिए जानने योग्य और कुछ नहीं शेष रहता। सिद्धांत के बाद में अगर कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है तो उनको प्रत्यक्ष न करने की स्थिति में उनके विषय में अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान का आधार जो है वो 5 अवयव होते हैं। और उसके बाद अवयव के बाद में उस विषय में और अधिक गहराई से जानने के लिए जो ऊहा प्रस्तुत की जाती है उसको तर्क कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, उसे निर्णय की स्थिति कहा जाता है। फिर वाद, जो अपने पक्ष को स्थापित करना सिद्धांत पूर्वक और दूसरे के पक्ष का खंडन करना प्रमाण और तर्क पूर्वक, ये वाद कहलाता है। जब इस वाद में व्यक्ति पराजित होने की स्थिति के भय से छल, जाति और निग्रह स्थान आदि का प्रयोग करता है तो वो जल्प कहलाता है। और जब केवल मात्र अपने पक्ष की स्थापना किए बिना दूसरे के ही बात को काटने में लगा रहता है तो उसको वितंडा कहा जाता है। इन वितंडा और छल, जल्प आदि के द्वारा जो नाना प्रकार के हेतु उपस्थित किए जाते हैं, उन हेतुओं की सत्यता के न होने पर भी जब कभी उनके उपस्थित किए जाने के ढंग से उनका आभास होने लगता है तो वहां पर हेतु आभास, जैसे मैंने कहा ना आपको, दुनिया भर में आज इतना बड़ा एक भ्रम फैला हुआ है कि लोग, कितने करोड़ लोग प्रतिदिन कोई कहीं परिक्रमा करने जा रहा है, कोई मंदिरों में माथा रगड़ रहा है, कोई नाक रगड़ रहा है, कोई लोट मार रहा है, कोई बाल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब क्या हेत्वाभास है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं इससे भगवान प्रसन्न हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन उनको ऐसा
समझा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा और आपका जीवन जो है वो उसकी उन्नति हो जाएगी। तो ये इस प्रकार के जो आभासीय ज्ञान हैं, उन्हें हेत्वाभास की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद छल, जाति और निग्रह स्थान। छल वो है जिसमें हम किसी की कही हुई बात को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जाति, जब हमें पराजय का भय होने लगता है तब हम बात को घुमा देते हैं और दूसरे किसी प्रसंग को डाल देते हैं। और निग्रह स्थान वो है कि जहां पर सारे सब कुछ करने के बाद भी हमारा बस नहीं चलता और या तो हम निरुत्तर हो जाते हैं या कुछ गलत बोल जाते हैं। ऐसे स्थान पर पराजय हो जाती है और उसे निग्रह स्थान कहा जाता है। तो सत्यासत्य की सिद्धि में ये 16 चीजें हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 साधनों के द्वारा हम किसी भी सत्य की परीक्षा कर सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, द्वितीय आणिक भी समाप्त होता है और इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।